तो दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद केवट दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक नए वीडियो की शुरुआत करते हुए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे DNAR रूल्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप एक रेलवे एम्प्लॉई हैं और अगर आप DNAR रूल्स के बारे में जितनी भी जानकारी रखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आगे की सर्विस के लिए। और DNAR रूल्स का एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों कि हर एक एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चन आते ही हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डे टू डे एक्टिविटी में भी। कि अगर ज़्यादातर लोगों ने, खासकर जो सेफ्टी कैटेगरी के हैं, उन लोगों के साथ में तो ये इशू हर बार आता ही है कि किसी न किसी साथी को कुछ चार्जशीट मिलती है, वार्निंग लेटर मिलता है, या किसी न किसी प्रकार से वो DNAR रूल्स में सुनने को उनको मिल ही जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग DNAR में काफ़ी, हालांकि चैप्टर काफ़ी लंबा है तो इसको मैं दो पार्ट में इसको कवर करूँगा। पहले पार्ट में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे मैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में रहेगा दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये क्या क्या मतलब DNAR रूल्स कौन क्या होते हैं, इनके डेफिनेशंस क्या है, सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन ही काफ़ी बड़ा चैप्टर है। फिर पेनल्टीज़ के बारे में चर्चा कर लेंगे, माइनर और मेजर पेनल्टीज़। फिर प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी। ये चार पांच चैप्टर इसमें हम लोग कवर करेंगे। बाकी का जो है नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। DNAR रूल्स 1968। तो ये दोस्तों, ये रूल्स जो है कब से इफेक्ट हुए थे, तो ये 10/1/1968 से इनका इम्पोज हुआ था, कमिंसमेंट में आए थे, इफेक्ट में आए थे, तब से ये लागू है। मतलब पहले 1966 में बने थे मतलब ये कंडक्ट रूल, उसके बाद में DNAR रूल्स बने थे। तो इसमें कुछ डेफिनेशन है, रूल नंबर 2 में दिया हुआ है डेफिनेशन के बारे में। रूल नंबर 1 में उसका नाम और कमिटमेंट दिया है। रूल नंबर 2 में डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि ज़्यादातर DNAR रूल्स में इसका यूज़ होता ही है। इस टर्म का मतलब शब्द का, तो द अपॉइंटिंग अथॉरिटी जैसा नाम से है कि जो अथॉरिटी अपॉइंट करती है ना, जिस अथॉरिटी के पास पावर रहता है किसी पोस्ट या सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट देने का, तो उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी बोलते हैं। तो द अथॉरिटी एम्पावर टू मेक अपॉइंटमेंट टू द सर्विस ऑफ विच, जिसमें कि रेलवे सर्वेंट जिस सर्विस में है उस टाइम बिंग के लिए, मतलब जिस समय उसके अगेंस्ट DNAR एक्शन लिया जा रहा है, उस समय वो जिस पोस्ट पे काम कर रहा है, जिस सर्विस में काम कर रहा है, उसको अपॉइंटमेंट, उस पोस्ट को अपॉइंटमेंट करने के लिए जिसको पावर है वो रहेगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर द टाइम बिंग, उस पोस्ट के लिए। तो इसको बोला जाता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। दूसरा देख लेते हैं कि द अथॉरिटी एम्पावर टू मेक अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट विद द रेलवे सर्वेंट फॉर द टाइम बिंग होल्ड। जिस पोस्ट को रेलवे सर्वेंट होल्ड कर रहा है उस समय के लिए, उसको उस पोस्ट को अपॉइंट करने के लिए जिसको एम्पावर है वो कहलाएगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इसमें आ जाता है कि द अथॉरिटी विच अपॉइंटेड द रेलवे सर्वेंट, रेलवे सर्वेंट को जो अथॉरिटी अपॉइंट करती है सर्विस ग्रेड या पोस्ट के लिए, तो उसको बोला जाता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब इसमें समझ ले देख लेते हैं कि द रेलवे सर्वेंट हैविंग बीन अ परमानेंट मेंबर ऑफ एनी सर्विस। परमानेंट मेंबर ऑफ एनी सर्विस मतलब जो रेलवे की सर्विसेज हैं उसमें जो परमानेंट मेंबर रहेगा, टेम्प्रेरी और स्टेटस को छोड़ के, तो एंड हैव आर हैविंग सब्सटेंटिवली हेल्ड एनी अदर परमानेंट पोस्ट हैज बीन कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। द अथॉरिटी विच अपॉइंट हिम दैट सर्विस टू एनी ग्रेड सर्विस पोस्ट विच एवर हायर अथॉरिटी इज द हायर अथॉरिटी। जो भी हायर अथॉरिटी रहेगी वो रहेगा। अब ये DNAR रूल्स किन किन पे लागू होता है, तो दोस्तों RPF पे लागू नहीं होता है, जो IAF इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज उस पर लागू नहीं होता है, टेम्प्रेरी स्टेटस या जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उन पर लागू नहीं होता है। बाकी सभी एम्प्लॉइज़ पे, रेलवे एम्प्लॉइज़ पे लागू होता है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अब किसको बोला जाता है, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मतलब जो द अथॉरिटी कंपिटेंट अंडर दिस रूल्स टू इम्पोज, जिस अथॉरिटी को पेनल्टी इम्पोज करने का अधिकार होता है, जो कंपिटेंट होता है उसके लिए, उसको बोला जाता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। और इसमें डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस होते हैं, तो इसके बारे में शेड्यूल 1, 2 और 3 दिया हुआ है, जिसमें इसके बारे में पूरी अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि किस पोस्ट के लिए कौन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहेगा। तो उस शेड्यूल के बारे में हम लोग अलग से देख लेंगे लास्ट में इस वीडियो में।
अब समझ लेते हैं सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या है, इसको सस्पेंशन को तो इसमें है रूल नंबर 5 में दिया हुआ सस्पेंशन के बारे में। हालांकि सस्पेंशन अकेला ही काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सस्पेंशन का मतलब दोस्तों, एक सस्पेंशन जो है एक ऑफिशियल एक्टिविटी है, ये कोई पेनल्टी नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि सस्पेंशन एक पेनल्टी है या नहीं। तो सस्पेंशन इज़ नॉट अ पेनल्टी, बल्कि सेंसियर एक पेनल्टी है, लेकिन सस्पेंशन एक ऑफिशियल एक्टिविटी है कि जिसमें कि एक एम्प्लॉय को उसके वर्क प्लेस से अलग रखा जाता है ताकि वो किसी प्रकार के एविडेंस के साथ में एविडेंस को मैनिपुलेट नहीं कर सके। इस कारण से उसको ऑफिस से दूर रखा जाता है। सस्पेंशन में ज़रूरी नहीं कि आके उसका अटेंडेंस मास्टर पे साइन करना, ये कोई नहीं होता है। मतलब ऑफिस से दूर रहना पड़ता है, बस हेडक्वार्टर नहीं छोड़ा जा सकता है उस कंडीशन में। अब देख लेते हैं कि सस्पेंशन में क्या होता है। तो एक रेलवे सर्वेंट में भी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, क्या क्या कंडीशन है उसकी कि अगर डिसिप्लिन प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम कंटेम्पलेटेड है या पेंडिंग है। पेंडिंग है मतलब कोई एक्टिविटी जो कि पेंडिंग पड़ी हुई है, मतलब बाद में उसको होना है। वो कंटेम्पलेटेड मीन्स जो जारी है या चालू है, चल रही है। इस कंडीशन में जो है उसको सस्पेंशन में रखा जा सकता है। और वेयर इन ओपिनियन ऑफ अथॉरिटी competent टू प्लेस servant railway servant under suspension, he has engaged himself in the activity as prejudicial to the interest of security of state। किसी मतलब देश की सुरक्षा के साथ में देश हित के लिए अगर मान लो कोई हानिकारक एक्टिविटी में अगर वो इंगेज रहता है, तो उस कंडीशन में उसको सस्पेंड किया जा सकता है, सस्पेंशन में रखा जा सकता है। वेयर एनी क्रिमिनल ऑफेंस इन इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, अगर किसी व्यक्ति के कारण कोई व्यक्ति अगर किसी क्रिमिनल ऑफेंस में अगर इंगेज है, उसमें इन्वॉल्व हुआ और उसकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा है, तो उस ड्यूरिंग उसको सस्पेंशन में रखा जाता है। और डीम टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, इसमें सस्पेंशन का 2 नंबर में होता है कि डीम टू हैव बीन, डीम्ड सस्पेंशन जिसको बोला जाता है। डीम्ड सस्पेंशन का मतलब उसको सस्पेंशन मान लिया जाता है। डीम्ड मतलब होता है मानना, मतलब कंसिडर कर लेना, एज्यूम कर लेना सस्पेंशन में। तो डीम्ड सस्पेंशन का मतलब होता है, डीम्ड सस्पेंशन किस कंडीशन में किया जाएगा। एक तो सस्पेंशन की सस्पेंशन ऑर्डर देके उसको सस्पेंड कर दिया। डीम्ड सस्पेंशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को सस्पेंड बैक डेट से सस्पेंड माना जाना। मतलब आज पता चला है एम्प्लॉयर को कि इसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है और उसको कल की डेट से अगर सस्पेंड करना है, तो उसको जो ऑर्डर इशू किया जाता है डीम्ड सस्पेंशन किया जाता है, SF2 इशू किया जाता है। और उस कंडीशन में उसका सस्पेंशन बैक डेट, पास्ट टाइम से उसको सस्पेंशन लागू होता है। तो वही है कि विथ इफेक्ट फ्रॉम द डिटेंशन, जिस डेट से उसको डिटेंशन में डाला गया है, इम्प्रीजनमेंट हुआ है, उसको जेल में डाला है, उस दिन से अगर वो उसको डिटेन किया है, तो उस कंडीशन में अगर मान लो उसको 48 आवर हो जाते हैं इसमें डिटेंशन में, तो उस कंडीशन में जो है एम्प्लाई को डीम्ड सस्पेंशन माना जाता है। उसको SF2 इशू किया जाता है जब से वो कस्टडी उसकी स्टार्ट हुई थी तब से। और विथ इफेक्ट द डेट ऑफ कन्विक्शन इफ इन इवेंट ऑफेंस इज सेंटेंस इज अ टर्म इम्प्रीजनमेंट, अगर उसको जेल में 48 आवर से ज़्यादा हो जाते हैं। और उस कंडीशन में अगर मान लो उसको ही इज़ नॉट वर्थ, अगर वो उसको मतलब बाद में डिसमिस, रिमूवल या कंपलसरी रिटायरमेंट नहीं किया है उस ऑफेंस के कारण, तो उस कंडीशन में उसको जब से जेल में गया था तभी से उसको डीम्ड सस्पेंशन माना जाता है। या तो उसको डिसमिजल, रिमूवल ये कर दिया तब तो उसी डेट से उसका डिसमिजल हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। लेकिन अगर उस कन्विक्शन के बाद में अगर उसको ये रिमूवल, डिसमिजल नहीं किया जाता है, तो उसको सस्पेंशन में माना जाता है जिस दिन से उसको इम्प्रिजनमेंट या डिटेन किया गया था, या कन्विक्शन उस पर जो चार्ज लगे थे वो। इसमें 3 नंबर दिया है सस्पेंशन का, 3 नंबर सब रूल 3। वेयर अ पेनल्टी ऑफ डिसमिजल, रिमूवल एंड कंपलसरी रिटायरमेंट, ये सभी मेजर पेनल्टीज है। इज अ सर्विस टू सेट असाइड, मान लो किसी एम्प्लॉय को डिसमिजल, रिमूवल, सस्पेंशन, कंपलसरी रिटायरमेंट का पनिशमेंट पेनल्टी दी है उसको, ठीक है। और अगर मान लो वो केस, उसको वो केस चल रहा है, उसको इसे फाइट दी है, उसका केस को चलते हुए और उसको जो है मान लो कि अपील उसने उस पर पेनल्टी तो लगा दी, रिमूवल, डिसमिजल, कंपलसरी, उसके बाद में उसने अपील किया
या रिवीजन में डाला, तो जब आप अपील या रिवीजन करेंगे तो उस समय उसको केस को साइड रख दिया जाएगा। साइड रख दिया जाएगा मतलब उस पीरियड का कोई एम्प्लॉय का ना तो सर्विस में है ना रिमूवल डिसमिजल है, तो उसको असाइड रख दिया जाता है। और उस कंडीशन में जो अगर उसी केस पे फर्दर इंक्वायरी अगर लेनी है, इंक्वायरी फिर से बिठाना है, तो उस कंडीशन में उसको सस्पेंशन में माना जाता है। उस पीरियड को मतलब अंडर सस्पेंशन ट्रीट किया जाता है। अब देख लेते हैं कि द ऑर्डर ऑफ हिज सस्पेंशन शैल बी डीम टू हैव बीन कंटिन्यू इन फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिमूवल। जिस दिन से उसको रिमूवल, डिसमिजल और कंपलसरी रिटायरमेंट किया था, उस समय से उसको सस्पेंशन में माना जाता है, क्योंकि उधर तो उसका अपील और रिवीजन का केस चालू है, लेकिन उस पीरियड में उससे सर्विस तो नहीं करा सकते, मतलब जॉब पे तो बुलाया नहीं जा सकता, तो उस कंडीशन में उसको अंडर सस्पेंशन माना जाता है जब से उसको रिमूवल डिसमिजल किया। अगर फिर उसके बाद में जब एज अ रिजल्ट अगर वो उसको पनिशमेंट या रिवीजन में उसको वापस अगर रिस्टोर कर दिया जाता है, रेनस्टेट किया जाता है उसकी सर्विस को, तो उस कंडीशन में उस पीरियड को सस्पेंशन में दिखा के उसको रेनस्टेट टू द सर्विस किया जा सकता है। अब इसमें 4 नंबर देखते हैं कि जहाँ पर कोई पेनल्टी दी है रिमूवल, डिसमिजल और कंपलसरी रिटायरमेंट की, और उसको साइड कर दिया गया है, मतलब उसको हो चुका है, साइड हो गई है, उसके बाद में अगर मान लो वो किसी प्रकार से उसने कोर्ट केस किया, कोर्ट में गया और कोर्ट के द्वारा अगर उसको वाइड कर दिया, मतलब उसको खारिज कर दिया गया उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में अगर डिसिप्लिन अथॉरिटी चाहे तो उसको फिर से उसके अगेंस्ट इंक्वायरी मतलब कर सकता है। और जब इंक्वायरी करेगा तो उस पीरियड को फिर वो उसको डीम्ड सस्पेंशन मान के, जब से उसको रिमूवल डिसमिजल किया था तब से लेके वो जब तक प्रोसीडिंग चलेगी तब तक उसको रिमूवल डिसमिजल किया जाएगा। तो पहली कंडीशन में था कि, पहली कंडीशन में देखते हैं हम लोग, पहली कंडीशन में था कि उसको अपील या रिवीजन चालू है। अब दूसरी कंडीशन में ये आ गया कि उसको कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसको, मतलब कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया उसको, तो उस कंडीशन में, ये दोनों अलग अलग कंडीशन में, लेकिन उसको सस्पेंशन कब से माना जाएगा, जब से वो इंक्वायरी फिर से अगर स्टार्ट करते हैं, जब से रिमूवल या डिसमिजल किया तब से। द रेलवे एम्प्लॉय shall deemed to have been placed under suspension by competent authority from the date of dismissal, removal and compulsory retirement. अब इसमें 5 नंबर का देख लेते हैं। 5 नंबर का ए में, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड अंडर दिस रूल मेड एट द टाइम ऑफ, जो अगर मान लो किसी एम्प्लॉय को सस्पेंशन किया तो उस सस्पेंशन का जो ऑर्डर है उसको एनी टाइम मॉडिफाइड भी किया जा सकता है, मतलब उसको बढ़ाया भी जा सकता है या उसको रिवोक वापस भी लिया जा सकता है उसको जॉब के लिए। तो ये इस पर डिसिप्लिन अथॉरिटी है कि वो चाहे तो उसको अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई या रिवोक कर सकता है एनी टाइम। और इसका बी देख लेते हैं कि जहाँ पर रेलवे सर्वेंट को सस्पेंड किया है, डीम टू हैव बीन सस्पेंडेड किया गया है, और एनी अदर डिसिप्लिन प्रोसीडिंग इज कमेंस्ड अगेन, और उसके अगर कोई दूसरी, मतलब एक केस में तो उसको डीम सस्पेंशन या कर दिया, दूसरे में अगर कोई और उसकी प्रोसीडिंग, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चालू है, तो इस पीरियड के दौरान सस्पेंशन द अथॉरिटी कंपिटेंट जो है उसकी, वो उसको अंडर सस्पेंशन में ही मान लेगी, उसको अंडर सस्पेंशन ही रखेगी। रीज़न ये लिखते हुए कि उसके जब तक कि सारे उसके प्रोसीडिंग टर्मिनेट नहीं हो जाती, कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक उसको सस्पेंशन में रख सकती है। मतलब एक केस, अगर एक से ज़्यादा केस चल रहा है तो जब तक दूसरा भी केस फाइनल नहीं होता तब तक उसको अंडर सस्पेंशन में रखा जा सकता है, अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ ऑल आर एनी ऑफ सच प्रोसीडिंग। तो इस कंडीशन में भी उसको डीम सस्पेंशन माना जाता है। अब इसी का सी देख लेते हैं कि एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन डीम टू हैव बीन मेड, अगर बनाया, मतलब उसको सस्पेंड किया गया, उसको ऑर्डर दिया गया है, मेड एनी टाइम भी मॉडिफाई, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है, और बाय एनी अथॉरिटी टू विच दैट अथॉरिटी इज सबऑर्डिनेट, मतलब जिस अथॉरिटी ने उसको सस्पेंड किया है उससे, अगर उससे हायर अथॉरिटी चाहे तो उसको कभी मॉडिफाई या रिवोक कर सकती है। मतलब क्योंकि ये हायर अथॉरिटी, मतलब ये उसकी अथॉरिटी जिसने सस्पेंड किया वो उसकी सबऑर्डिनेट होगी, तो हायर अथॉरिटी उसको कभी भी मॉडिफाइड या रिवोक कर सकती है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी ऑप्टेन इन रूल नंबर 5, जो रूल नंबर 5 दिया हुआ है उसमें, उसके अलावा, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब उसके अलावा, रूल नंबर 5 के अलावा, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड एंड डीम टू हैव बीन मेड अंडर रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, इसी के जो सब रूल 1 और 2 थे, ऑफ दिस रूल शेल नॉट बी वैलिड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। मतलब रूल नंबर 1 के अनुसार उसको सस्पेंड किया, 2 के या 5 के अनुसार अगर उसको
के अलावा उसको सस्पेंड किया, किसी भी प्रकार से अगर सस्पेंड किया है, तो उस कंडीशन में उसको जो पीरियड रहेगा वो 90 डेज रहेगा, अनलेस इट इज़ एक्सटेंडेड। अगर उसको एक्सटेंडेड नहीं किया है, द रिव्यू ऑफ मैनर प्रोवाइडेड इन सब रूल नंबर 7, इसी का सब रूल नंबर 7 देखेंगे, एंड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। और अगर मान लो उसको रिव्यू कर दिया गया तो अगले 90 डेज के लिए वो ऑर्डर मतलब रनिंग करेगा, उसके बाद में फिर अपने आप वो ख़त्म हो जाता है। तो मतलब ये 90 डेज़ का पीरियड में या तो रिव्यू कर लेंगे, या फिर उसको रिव्यू करके रिवोक कर लो, या फिर उसको मॉडिफाई करके फिर से बढ़ा दो उसका। तो ये 90 डे का पीरियड रहता है सस्पेंशन का इनिशियली, उसके बाद 90 डेज बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 180 डेज से ज़्यादा नहीं होता है एक बार में। तो वही इसमें रूल नंबर 7 में यही दिया गया है कि अगर मान लो उसको सस्पेंशन में किया गया है अथॉरिटी के द्वारा, तो या तो उसको रिवोक कर लिया जाएगा सस्पेंशन को, या उसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा एक्सपायरी ऑफ 90 डेज़ के भीतर में। और अगर 90 डेज से ज़्यादा हो जाता है ऑटोमेटिक वो सस्पेंशन उसका ख़त्म हो जाता है। और अगर फिर से उसको मतलब रिव्यू कमेटी ने उसको अगर फिर से बढ़ाना चाहती है, तो उसको 90 डेज से लेकर 180 डेज तक मैक्सिमम उसको बढ़ा सकती है, इससे ज़्यादा पीरियड के लिए उसको बढ़ा नहीं सकती। अगर फिर से बढ़ाना है तो फिर से रिव्यू कमेटी को फिर से दूसरा ऑर्डर इशू करना पड़ेगा। मतलब सस्पेंशन का अगर देखा जाए तो सस्पेंशन शेल नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 180 डेज एट अ टाइम। एक बार के ऑर्डर में 180 दिन से ज़्यादा नहीं किया जा सकता, लेकिन नॉर्मली वो 90 डेज़ का होता है। उसके बाद रिव्यू कमेटी बैठती है, फिर उसको रिव्यू किया जाता है। इसी में देख लें कि द कमेटी विल ऑर्डिनरी बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द अपीलेट अथॉरिटी। जो अपीलेट अथॉरिटी होती है उसके द्वारा ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, एंड वुड कंप्रोमाइज द सस्पेंडिंग अथॉरिटी। और उसमें कौन कौन रहते हैं उस कमेटी में? सस्पेंडिंग अथॉरिटी रहेगी, एंड 2 ऑफिशियल्स नॉट लोअर इन रैंक देन द सस्पेंडिंग अथॉरिटी। जिस अथॉरिटी ने उसको सस्पेंड किया उससे लोअर रैंक का मेंबर उसमें नहीं रहेंगे, मतलब या तो इक्विवेलेंट रहेंगे या उससे हायर रहेंगे। एंड अथॉरिटी हायर देन द सस्पेंडिंग अथॉरिटी इंक्लूडिंग द रिविजनरी अथॉरिटी। और उसमें चाहे तो रिविजनरी अथॉरिटी में ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट द कमेटी। जो रिविजनरी अपीलेट अथॉरिटी होती है, अपीलेट अथॉरिटी के बाद में होती है रिविजनरी अथॉरिटी, तो रिविजनरी अथॉरिटी में कॉन्स्टिट्यूट द कमेटी, वो भी एक कमेटी बना सकती है। द कमेटी विल सबमिट इट्स रिकमेंडेड, वो जो कमेटी रहेगी वो अपनी रिकमेंडेड सबमिट करेगी कि उसका पीरियड 90 डेज रखना है या फर्दर एक्सटेंड करना है, या उसको 180 डेज एट अ टाइम इन वन गो में करना है। तो ये डिसाइड करती है कमेटी। तो कमेटी 90 डेज के भीतर कॉन्स्टिट्यूट होना ज़रूरी है। और कमेटी में कौन लोग रहेंगे तो उसके बारे में दिया है, सस्पेंडिंग अथॉरिटी एंड 2 अदर ऑफिशियल नॉट लोअर इन द रैंक ऑफ द सस्पेंडिंग अथॉरिटी। या फिर ये कमेटी के लिए जो रिविजनरी अथॉरिटी है वो भी ये कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कंटेम्पलेटेड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगर चालू है, जारी है, मतलब जिसको बोला जाता है कोई केस चालू है, प्रोसीडिंग चालू है, उस पीरियड में द एक्सिस्टिंग रूल प्रोवाइडेड दैट एवरी एफर्ट वुड बी मेड फाइनलाइज द चार्ज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मतलब अगर कंटेम्पलेटेड है, चालू है वो केस, तो उस केस के लिए एफर्ट लगाया जाएगा कि उसको किसी तरीके से 3 मंथ में उसको 3 महीने में उसके सस्पेंशन को वापस कर लिया जाए, या उसके गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट या उस केस को फाइनली कर लिया जाए। नेक्स्ट इसमें देख लेंगे हम लोग अब इसमें रूल नंबर 6, रूल नंबर 5 में सस्पेंशन था। ये रूल नंबर भी उसको याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं आजकल, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये रूल नंबर पूछ लिए जाते हैं कि किस रूल में सबसे सस्पेंशन है और पेनल्टीज़ का किस रूल में दिया है। तो ये पेनल्टीज है रूल नंबर 6 में। पेनल्टीज समझ लेते हैं। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि माइनर पेनल्टी होती है और मेजर पेनल्टी होती है। अब माइनर पेनल्टीज़ किसको बोलेंगे? माइनर पेनल्टीज़ में सबसे पहले आ जाता है सेंश्योर। अगर देखा जाए तो इसको सबसे छोटी पेनल्टी बोल सकते हैं अपन, कि जिसमें एम्प्लॉय का डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन उसने जो काम किया, जो ऑफेंस किया, उसकी सेंसर का मतलब होता है निंदा करना उसकी, एंड एडमिनिस्ट्रेशन के इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसको निंदा की जाती है उसकी, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं होता है एम्प्लॉय का, उसको सेंसर कर दिया जाता है कि निंदा करके उसको
छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये भी एक पेनल्टी है। सेकंड नंबर पे आ जाती है विथहोल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान उसको जो प्रमोशन है उसको होल्ड कर दिया जाता है, ये सेकंड नंबर की पेनल्टी है। थर्ड नंबर पे आ जाती है रिकवरी फ्रॉम हिज पे। मतलब ऐसा कोई गवर्नमेंट की मतलब एम्प्लॉई के एक्ट के कारण कोई गवर्नमेंट का ऐसा कोई लॉस हुआ है जिसको कि मतलब अगर वो अच्छे से काम करता है, नेग्लिजेंसी नहीं रखता, तो वो लॉस नहीं होता, तो उसको लॉस को रिकवर किया जाता है उसकी पेमेंट में से। उसमें से या उसको या तो पार्सली किया जाएगा या फिर पूरा का पूरा रिकवर किया जाएगा। तो ये भी एक पेनल्टी होती है कि उसको द होल या फिर पार्ट में पार्सली उसके पेमेंट में से उसका रिकवरी किया जाता है। उसको पेक्यूनरी लॉस बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट के अकाउंट का जो लॉस हुआ है उसको उसके पेमेंट से रिकवर किया जाता है। इसमें आ जाता है 3 नंबर में ही 3 नंबर का ए आ गया। 3 नंबर 1 में आ जाएगा द विथहोल्डिंग द पास और पीटीओ। प्रिविलेज पास और पीटीओ को विथहोल्ड कर लिया जाता है 1 साल 2 साल के लिए, 2 पास पीटीओ 1 पास पीटीओ जो भी है विथहोल्ड कर लिया जाता है उससे। तो 3 का ए है। अब ये 3 का बी आ जाता है। 3 के बी में होता है कि रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज, उसको लोअर स्टेज पे कर दिया जाता है। जैसा कि अभी पे मैट्रिक्स चल रहा है, पे मैट्रिक्स में मान लो वो कोई एम्प्लॉई है जो लेवल 6 में 58,600 के बेसिक पे काम कर रहा है मान लो, तो अगर उसको रिडक्शन टू द लोअर स्टेज की टाइम स्केल पे अगर उसको रिडक्शन किया तो उसको सीधा सीधा एक इंक्रीमेंट कम, मतलब जो पिछला सेल है उस पर उसको कर दिया जाएगा, जो कि 56,800 का जो सेल है उस पर उसको बैक कर दिया जाएगा 1 स्टेज। लेकिन सिर्फ एक ही स्टेज किया जाता है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। लेकिन ये पीरियड जो रहेगा वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 साल 2 साल 2.5 साल के लिए उसको किया जाएगा, 3 साल से मैक्सिमम 3 साल के पीरियड के लिए उसको कम किया जा सकता है। और विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली इफेक्टिंग हिज पेंशन। साथ ही साथ उसका जो है कम्युलेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा और ना ही उसके पेंशन पे कोई उसका एडवर्सली इफेक्ट मतलब प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कम्युलेटिव इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर मान लो उसको उसके पेंशन या अब जब वो उसका ये जो पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो उस पर उसकी पेंशन पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और कम्युलेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसी में आ जाता है 4 नंबर। तो 1 2 3 4 अगर देखा जाए तो 4 माइनर पेनल्टीज है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है 4 ऑब्जेक्टिव में 4 आंसर मतलब ऑप्शन है तो 4 लिखना, और अगर ऑब्जेक्टिव में 4 नहीं है और डायरेक्ट अगर 6 दिया हुआ है तो उसका ऑप्शन में 6 लिखना है ना, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो 6 हो जाती है लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ 4 ही होता है, क्योंकि 3 में ए और 3 बी भी है। तो ये आ जाएगा विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट होल्ड कर दिया जाता है स्पेसिफाइड पीरियड कुछ, लेकिन उसमें एक पीरियड दिया रहेगा 2 साल 3 साल 5 साल एंड फर्दर डायरेक्शन। और उसमें ये डायरेक्शन भी दिया जाएगा कि वेदर ऑन एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड, जब ये इंक्रीमेंट जो पनिशमेंट दिया उसका पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो विल और विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग द फ्यूचर इंक्रीमेंट ऑफ हिज पे। उसके फ्यूचर में जो इंक्रीमेंट लगने वाले हैं उस पर इस पनिशमेंट का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर मान लो आज उसका 60,000 बेसिक है और 60,000 के बेसिक पे से उसको इंक्रीमेंट उसका हेल्डअप कर दिया गया, मान लो 2 साल के लिए इंक्रीमेंट हेल्डअप किया, तो जब 2 साल पूरा होने के बाद में जब इंक्रीमेंट उसका नॉर्मल होगा मतलब पनिशमेंट खत्म होगा, तो उस समय जो पिछले ये जो 2 साल इंक्रीमेंट होल्डअप किए हैं उन 2 साल के जो इंक्रीमेंट लगा के उसको मतलब जो बेसिक फिक्स किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये चीज़ उसमें क्लियरली मेंशन रहेगी। फर्दर डायरेक्शन है इसकी वेदर ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें ये सारी चीज़ें मेजर और माइनर पेनल्टीज़ का एकदम क्लियरली। अच्छा, इसके लिए मैंने एक छोटा सा याद करने के लिए CPLPRI बनाया है। तो अगर आप शॉर्ट में याद करना चाहते हैं तो CPLPRI जो लाल लाल अक्षर में दिया है, C फॉर सेंस्योर, P फॉर प्रमोशन, L फॉर लॉस पेक्यूनरी लॉस, P फॉर आ जाएगा पासेज इन PTO, R फॉर आ जाएगा रिडक्शन और ये आ जाएगा I फॉर इंक्रीमेंट। इस तरह 6 जो हैं पेनल्टी उनका CPLPRI आप याद रख सकते हैं। ये अपने हिसाब से भी कुछ अगर ऐसा बनाते हैं शॉर्ट में तो याद रखना अच्छा होगा। मेजर पेनल्टी में बनाया मैंने RRCRD अगर याद रहेगा तो आप शायद उसको एलाबोरेट करके लिख पाएंगे। इसमें 5 है। अब इसमें देखते हैं 5 नंबर में, जो 5 नंबर की पेनल्टी है उसको मेजर पेनल्टी में जोड़ा जाता है। और रिडक्शन टू द लोअर स्टेज पे रिडक्शन कर दिया मतलब ब्रेक कर दिया।
इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर स्पेसिफाई पीरियड। जैसा कि ऊपर में टाइम स्केल था, यहाँ पर ये जो टाइम स्केल है इसमें से ये मैं लेता हूँ, ये टाइम स्केल में 1 स्टेज इसमें वेट किया था, है ना, टाइम स्केल ऑफ पे स्पेसिफाई पीरियड। लेकिन इसमें ये 1 स्टेज का दोस्तों, इसमें यहाँ 1 स्टेज है, वहीं यहाँ पर इसमें 1 स्टेज नहीं दिया हुआ। मतलब आपको सीधे सीधे 2 या 3 स्टेज भी बेक किया जा सकता है। मतलब जो आप अगर सेल 11 में हो ML6 के, तो आपको सीधे सेल 8 में लाया जा सकता है। मतलब इसमें ये बाउंडेशन नहीं कि 1 स्टेज ही बेक करेगा, 2, 3 या 4 स्टेज भी बेक किया जा सकता है विथ फर्दर। बाकी का सारा सेम है, जो फर्दर डायरेक्शन उसमें यही लिखा भी रहेगा, निर्देश दिया रहेगा कि ऑन वेदर ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड द रिडक्शन विल और विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग द फ्यूचर इंक्रीमेंट ऑफ हिज पे। जो फ्यूचर में जो इंक्रीमेंट मिलने वाले हैं उस पर उसका प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा, ये उसमें क्लियरली मेंशन रहता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो थर्ड का बी और फिफ्थ, इन दोनों में क्या अगर मेजर डिफरेंस है, तो मेजर डिफरेंस इसमें ये ही है कि इसमें 1 स्टेज दिया है और इसमें स्टेज का कोई पॉइंट नहीं दिया है। मोर देन 1 स्टेज बेक किया जा सकता है, दोनों में स्पेसिफाई पीरियड दिया हुआ है, तो ये दोनों का सेम है। लेकिन सिर्फ याद रखना, अगर 1 स्टेज आया है तो 3 का बी है, मतलब माइनर पेनल्टी है, और अगर इसमें स्टेज नहीं दिया है तो ये आ जाएगी मेजर पेनल्टी। अब इसका 6 नंबर देख लेते हैं कि रिडक्शन टू द लोअर टाइम स्केल ऑफ पे। अब टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट एंड सर्विस, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर मान लो ML6 में, तो उसको रिडक्शन टू द लोअर स्केल टाइम स्केल पर उसको लोअर किया जा सकता है बाय पीरियड, उसको ML5 में लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि लोअर ML6 से उसको ML5 में ले आएंगे, ग्रेड पे पोस्ट सर्विस में सीधा सीधा उसको एक लेवल ही उसका चेंज कर दिया जाएगा। विच शेल बी ए बार, और उसमें एक ये प्रमोशन, और उसमें साथ ही साथ उसका जो प्रमोशन होने वाला है उसमें भी रोक लगा दी जाएगी। शेल बी ए बार, उस पर एक ये बार का मतलब हो जाएगा रोक लगा दी जाएगी टू द प्रमोशन ऑफ रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग सच पीरियड, जो पीरियड दिया हो उस पीरियड के दौरान। द टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट सर्विस विच रिड्यूस विथ डायरेक्शन, कि उसमें ये डायरेक्शन भी लिखा रहेगा कि वेदर और नॉट ऑन प्रमोशन ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच ऑफ सेट स्पेसिफाई पीरियड, और उसमें ये भी डायरेक्शन लिखा रहेगा कि उस पीरियड के बाद में उसको मतलब जो प्रमोशन रहेगा वो उस प्रमोशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा या क्या रहेगा, उसके बारे में क्लियरली लिखा रहेगा। इसका मतलब हो गया कि इसमें भी रिडक्शन किया जा रहा है टाइम स्केल पर, लेकिन सीधा इसमें पे ग्रेड और पोस्ट पे किया जाता है। उसमें टाइम स्केल पे क्या किया था, 1 स्टेज बेक किया, लेकिन इसमें पे ग्रेड और पोस्ट को बेक किया। साथ ही साथ प्रमोशन को भी एक रोक लगा दी, उसको भी मतलब प्रमोशन भी उसका इफेक्ट होगा। तो ये अंतर हो जाएगा 5th और 6th में। द पीरियड ऑफ रिडक्शन टू द टाइम स्केल ग्रेड पोस्ट शेल ऑपरेट पोस्टपोन फ्यूचर इफेक्ट ऑफ हिज पे इफ सो व्हाट एक्सटेंड एंड। तो वही चीज़ इसमें भी बताया गया है कि ऑपरेट पोस्टपोन इफेक्ट द रेलवे सर्वेंट शेल रिगेन हिज ओरिजिनल सीनियरिटी इन द हायर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट एंड सर्विस। मतलब या तो पहला वाला वो रहेगा या फिर दूसरे में उसको रिगेन करके ओरिजिनल सीनियरिटी जैसे लाए, मतलब ये चीज़ इसमें क्लियरली लिखी रहेगी। नंबर 8 में आ जाएगा कंपलसरी रिटायरमेंट। दोस्तों कंपलसरी रिटायरमेंट क्या होता है? कंपलसरी रिटायरमेंट का ये मतलब होता है कि एम्प्लॉई को ऐसा उसे ये बोला जाता है कि आप कंपलसरी रिटायरमेंट, मतलब उसको ज़बरदस्ती इनफोर्सली या रिटायरमेंट देना, कंपलसरी अनिवार्य रिटायरमेंट उसको कर देना, उसको बोला जाता है कंपलसरी। लेकिन जब कंपलसरी रिटायरमेंट किया जाता है उसमें किसी प्रकार का एम्प्लॉय का लॉस नहीं होता है, लेकिन बाकी की सर्विस उसकी टर्मिनेट कर दी जाती है, उसको बोला जाता है कंपलसरी रिटायरमेंट। सारे रिटायरमेंट के बेनिफिट सारे दिए जाते हैं उसको। रिमूवल फ्रॉम सर्विस, उसको सर्विस से रिमूव कर दिया जाएगा। और ये आ जाएगा डिसमिजल फ्रॉम सर्विस शेल ऑर्डिनरी बी डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। तो रिमूवल और डिसमिजल दोनों में अंतर दोस्तों यही है कि जब रिमूवल किया जाता है तो ही कैन अप्लाई फॉर एनी अदर गवर्नमेंट जॉब, है ना, और लेकिन जब डिसमिस किया है तो ही डिसक्वालीफाई, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाए फॉर अदर गवर्नमेंट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट जॉब को वो आगे नहीं कर पाएगा, मतलब उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो ये दोनों में अंतर है डिसक्वालीफाई में, मतलब डिसमिजल में और रिमूवल में। तो इसका मैंने जो शॉर्ट बनाया था
शॉर्ट यही था कि RRCRD। रिडक्शन दूसरे में भी रिडक्शन है, तीसरे में आ जाएगा कंपलसरी रिटायरमेंट, चौथे में आ जाएगा रिमूवल और पाँचवें में आ जाएगा डिसमिसल। तो इस तरह से दोस्तों आप ये पूरी 11 जो पेनल्टीज़ है उनको 6 माइनर पेनल्टी और 5 मेजर पेनल्टी है। अब इसमें एक और ये कुछ नोट दिए हुए हैं कि इन केस ऑफ कोलिजन ऑफ रेलवे ट्रेन, और अगर रेलवे ट्रेन का किसी गलती के कारण कोलिजन हो जाता है किसी भी एम्प्लॉई सेफ्टी कैटेगरी या कोई भी एम्प्लॉई हो जो कि डायरेक्ट उससे इन्वॉल्व रहता है ट्रेन ऑपरेशन में, अगर उसके साथ या उसकी गलती से कोई कोलिजन हो जाता है तो उसको जो है जो पेनल्टी दी जाएगी वो दी जाएगी 8 और 9। अब दोस्तों 8 और 9 का मतलब होगा रिमूवल या फिर डिसमिसल, ये ही पेनल्टी उसको दी जाएगी। हाँ, अगर मान लो ये पेनल्टी नहीं दी जाती है तो क्या होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। इन केस ऑफ पासिंग स्पैड से मतलब रेड सिग्नल अगर पास हो जाता है लोको पायलट रनिंग स्टाफ में, तो उस कंडीशन में उसको 5 से लेके 9 मतलब मेजर पेनल्टी ही उसको ऐसे 5 ही दिया जाएगा। ये इन शॉर्ट में मतलब क्लियरली मेंशन कर दिया है। हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करते मतलब कॉलिजन हो गया और अगर उसको 8 नंबर या 9 नंबर पेनल्टी नहीं दी, रिमूवल डिसमिसल नहीं किया, तो उसको रीज़न लिखना पड़ेगा कि क्यों नहीं किया है। अगर सिग्नल पासिंग हो गया, रेड सिग्नल पास किया है और उसको 5 नंबर या 5 से लेकर 9 नंबर तक नहीं दिया है, तो उसको रीज़न लिखना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं ये पेनल्टी दी। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि यही पेनल्टी उसको देना है, नहीं देना है तो रीज़न लिखना। अब एक कंडीशन ये हो जाती है दोस्तों कि पर्सनली फ्रॉड गिल्टी, कोई पर्सन है जो पर्सनली मतलब खुद की गलती से मतलब पजेसिंग एसेट्स डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब जो इनकम से ज़्यादा बोलते हैं ना, काली कमाई इनकम से ज़्यादा प्रॉपर्टी होना, अगर वो इस तरह से एक्वायर करके रखता है तो उस कंडीशन में जो जितनी उसकी सैलरी लीगल रिम्यूनरेशन उसको मिला था, लीगल मानधन जो उसको मिला था, उससे अगर ज़्यादा उसके पास प्रॉपर्टी डिसप्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी अगर उसके पास मिलती है तो उस कंडीशन में कौन सी 8 पेनल्टी नंबर 8 और 9 शैल बी ऑर्डिनरीली इम्पोज, 8 नंबर या 9 नंबर वही रिमूवल और डिसमिसल ही उसको इम्पोज की जाएगी। ऑन द रीज़न देयर शैल बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, और फिर वही उसमें रीज़न लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये है दोस्तों कि पेनल्टीज़ के बारे में और उसकी कंडीशन सारी इसकी कंडीशन में दिया जाएगा। अब हम समझ लेते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अब जब भी आपके ऊपर कोई DA एक्शन होता है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी DA, बार बार आपको सुनने में मिलेगा DA ने ये ऑर्डर निकाला, DA ने वो, तो DA मतलब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द प्रेसिडेंट में भी इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टी, प्रेसिडेंट कोई भी पेनल्टी लगा सकते हैं जो नंबर 6 में गिव मिसाइल मेजर माइनर टू एनी रेलवे सर्वेंट विदाउट प्रेजुडिसाइज द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 1, बिना उसको नुकसान पहुंचाए एक को। एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाई इन द रूल नंबर 6 में भी इम्पोज ऑन रेलवे सर्वेंट पे किया जा सकता है, स्पेसिफाई इन द शेड्यूल 1, 2, 3। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ के बारे में जो है डिटेल दिया गया है वो शेड्यूल 1, 2, 3 में दिया गया है। तो द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट ऑफिशिएटिंग इन हायर पोस्ट, अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है जो ऑफिशिएटिंग जॉब कर रहा है, ऑफिशिएटिंग जॉब का मतलब होता है कि लोअर ग्रेड पे होते हो हायर ग्रेड पे काम करना, ऑफिशिएटिंग जॉब बोलते हैं उसको, ऑफिशिएटिंग ड्यूटी शैल बी डिटरमाइन। तो उस कंडीशन में उसको उस पर जो एक्शन लिया जाएगा डिटरमाइन विद द रेफरेंस टू द ऑफिशिएटिंग पोस्ट, उसी पोस्ट के हिसाब से उसको एक्शन लिया जाएगा। अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग, कौन है जो प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर सकता है अथॉरिटी? तो द प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी जिसको पावर दिया गया एम्पावर्ड बाय हिम, उसके द्वारा जो पावर दिया गया है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर के द्वारा उसको पावर दिया जाता है, में इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी रेलवे एम्प्लॉय, किसी भी रेलवे एम्प्लॉय के अगेंस्ट वो जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। सब भी दिया हुआ डायरेक्ट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है टू इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी रेलवे सर्वेंट टू होम दैट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज कम्पिटेंट टू इम्पोज अनलेस द रूल एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाई इन द 6, रूल नंबर 6 में जो दी है वो पेनल्टी के लिए। अब इसमें 2 नंबर का ए देख लेते हैं कि डिसिप्लिन अथॉरिटी कम्पिटेंट
अंडर दीज रूल्स टू इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाई इन द क्लास 1 से लेके 4 तक रूल नंबर 6 में जो दी गई है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ क्लास सी ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 2 इंस्टीट्यूट डिसिप्लिन अथॉरिटी अगेंस्ट द रेलवे सर्वेंट फॉर इम्पोजिंग ऑफ एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाई इन द 5 से लेकर 9 तक और रूल नंबर 6 नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब के बावजूद भी कि सच डिसिप्लिन अथॉरिटी इज नॉट कम्पिटेंट, कि वो डिसिप्लिन अथॉरिटी कम्पिटेंट नहीं है, उसके बावजूद भी दे सकता है अंडर दीज रूल टू इम्पोज एनी ऑफ द लेटर पेनल्टीज। प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज। अब इसमें देख लेते हैं कि रूल नंबर 11 जो बोलता है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज। माइनर पेनल्टी को इम्पोज करने का क्या प्रोसीजर है वो समझ लेते हैं इसमें। तो पहला रहेगा कि चार्जेस शुड बी फ्रेम्ड, चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। डिलिंक्वेंट एम्प्लॉय मतलब जो एम्प्लॉय दोषी है, डिलिंक्वेंट मतलब हो जाएगा दोषी एम्प्लॉय पे, जिस पे आरोपी जो भी है, कम्युनिकेट टू हिम, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म SF 11 इशू किया जाएगा और उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि इसके ऊपर क्या चार्ज इम्पोज किए हैं। उसके बाद में द पर्टिकुलर पेनल्टी भी इम्पोज, उसके ऊपर पर्टिकुलर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। मस्ट नॉट बी स्पेसिफाई ऑन द चार्ज शीट, जो पेनल्टी है वो उस पर चार्ज शीट पर इम्पोज नहीं की जाएगी, बट इट इज़ प्रपोज टू टेक एक्शन अंडर द रूल नंबर 11 ऑफ DLAR रूल 1968। मतलब उस पर डायरेक्ट पेनल्टी नहीं इम्पोज कर दी जाएगी, सिर्फ उसको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया जाएगा, उसके पास में पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाएगी। और फिर रूल नंबर 11 के हिसाब से द चार्ज शीट फ्रेम अगेन द डिलिंक्वेंट एम्प्लॉय मस्ट बी स्पेसिफाई एंड नॉट वो, मतलब जो उसके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं SF 11 में, उनको क्लियरली उसमें लिखा जाएगा कि क्या चार्ज लगाए हैं, किस बेस पे लगाए हैं, स्पेशल लिखा जाएगा एंड नॉट वो अस्पष्ट नहीं रहेगा कि जो चार्ज लगाए समझ में नहीं आ रहा एम्प्लॉय को क्या लिखा। अलॉन्ग विद द चार्ज शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन इज ऑल्सो सप्लाइड mentioning there in the charge sheet in detail and also the basic of his charges have been framed। तो पूरा डिटेल में लिखा रहेगा कि क्या क्या किया था, क्या क्या हुआ था, उसके ऊपर क्या चार्जेस लगाए हैं, कौन से कंडक्ट रूल का आपने वायलेशन किया है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी रहेगी। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिलाइड ऑन द शुड बी सप्लाइड, इसके आधार पर आपने जो चार्ज लगाए हैं उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ किया उन्होंने, किस डॉक्यूमेंट का आपने ये ऐसा कर दिया था, वो कर दिया था, जो भी रिलाइड डॉक्यूमेंट्स है वो सप्लाई किए जाएंगे इसको। द एनेक्सर टू मेमोरेंडम ऑफ चार्ज शीट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन। एनेक्सर कौन कौन से रहेंगे चार्ज शीट के मेमोरेंडम में? द स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन, जो चार्ज लगे हैं उसका स्टेटमेंट रहेगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिलाइड ऑन अपॉन शुड ऑल्सो भी साइन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे RUD बोला जाता है, रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, तो जो RUD दिए जाएंगे उस पर कंप्लेंट अथॉरिटी पे साइन रहेंगे चार्ज शीट के साथ में। जब द चार्ज ऑफिशियल इज अनेबल टू अंडरस्टैंड, अगर मान लो जो एम्प्लॉई है चार्ज ऑफिशियल का मतलब दूसरी जो अधिकारी है ऑफिसर है, अगर मान लो वो इंग्लिश नहीं समझता है जो कर्मचारी है, तो उसको मे बी सप्लाई इन हिंदी, उसको हिंदी में चार्ज शीट दी जाएगी। द पीरियड इन विच द एम्प्लॉय शुड सबमिट द एक्सप्लेनेशन इज स्पेसिफाई इन द चार्ज शीट, और उस चार्ज शीट में लास्ट में नोट भी लिखा रहेगा कि आप कितने दिनों के भीतर आप अपना एक्सप्लेनेशन एडमिनिस्ट्रेशन को भेज सकते हो। यूजुअली 10 दिन का टाइम होता है, 10 दिन में आपको उसका एक्सप्लेनेशन भेजना होता है। लेकिन इन केस ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, अगर मान लो रेलवे एम्प्लॉय रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, अगर चार्जशीट लेने से मना कर देता है, जब उसने चार्जशीट ली नहीं है तो आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते, पेनल्टी नहीं लगा सकते। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि अगर मान लो एम्प्लॉय रिफ्यूज़ करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है चार्जशीट को, तो उसके लिए 2 ऐसे विटनेस लेके जाया जाएगा। पहली बार तो चार्जशीट भेजेंगे, अगर उसने रिफ्यूज़ कर दी चार्जशीट वापस आ जाएगी। दूसरी बार में उसके सामने 2 ऐसे विटनेस ले जाए जाएंगे जो ये विटनेस करेंगे, मतलब साक्षी रहेंगे कि इसको जो है चार्जशीट तो दी गई थी लेकिन इसने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब तब ये समझ में आ जाएगा कि इसने रिफ्यूज़ किया, रिफ्यूजल ऑफ चार्जशीट। इसका मतलब कि उसको एक्चुअली इसको सर्व की गई थी लेकिन उसने रिफ्यूज़ किया, अदरवाइज वो ये बोल रहा है कि इसको चार्जशीट मिली नहीं। इवन इफ द डिलिक्वेंट एम्प्लॉय एडमिट हिज गिल्ट, अगर वो अपनी गिल्टी एडमिट कर लेता है कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, एंड कैन नॉट बी इम्पोज विदाउट इशूइंग चार्जशीट, तो उसकी मान लो उस पर कोई चार्ज लगे, ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको बिना चार्जशीट दिए डायरेक्ट पनिशमेंट मिली। तो चार्जशीट इशू करेंगे,
उसके बाद अगर उसने चार्ज एक्सेप्ट कर लिए, गिल्टी फील कर दिया, कन्फेशन कर दिया, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट उसको पेनल्टी दी जा सकती है बिना कुछ इंक्वायरी के। लेकिन डायरेक्ट उस पर पेनल्टी नहीं ली जाएगी, ऐसे उसको चार्जशीट देना जरूरी है। नोट, अब इसमें नोट दिया है कि ऑल डिसिप्लिनरी केस में बी राउटेड थ्रू द पर्सनल डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट जो ये मतलब डिसिप्लिनरी प्रोसीजिंग रहेंगी या केसेस रहेंगे, वो सारे थ्रू द पर्सनल डिपार्टमेंट होते हैं। और चार्जशीट, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जो भी चीज़ें करनी है सारा जो करता है वो पर्सनल डिपार्टमेंट करता है। इसमें कंसर्न व्यक्ति को एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट से कोई इसका लेना देना नहीं होता है। लेकिन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो रहेगी वो आपके डिपार्टमेंट का ये ऑफिसर रहेगा, जिस डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय का संबंध। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन, अगर मान लो किसी एम्प्लॉय का चार्ज लगाया, अब चार्ज लगाने के बाद उसके साथ जो डॉक्यूमेंट भेजे, उस डॉक्यूमेंट्स में अगर एम्प्लॉय को लगता है कि इसमें कुछ चेक करना चाहिए मुझे, तो वो क्या कर सकता है कि अपने साथ में जो ARE, जो उसको असिस्टेंट करने के लिए दूसरा रेलवे एम्प्लॉय होता है, ARE बोला जाता है, असिस्टेंट रेलवे एम्प्लॉय, उस रेलवे एम्प्लॉय के साथ में जाके और वो एक एप्लीकेशन दे सकता है कि मुझे इन डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करना है। तो जब वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को ये परमिशन मांगेगा इंस्पेक्ट करने की, तो वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसको एक पर्टिकुलर टाइम देगा कि इस टाइम पे आप आके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो। उस समय में प्लेस और टाइम दिया जाएगा, वो अपने ARE के साथ जाके उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। और उसमें से अगर कोई कॉपी लेना है उसको, तो उसकी कॉपी भी ले सकता है उसमें से, फोटोस्टेट कॉपीज़ ऑलरेडी अगर मान लो उसके साथ सप्लाई नहीं की गई है तो उसको सप्लाई का कॉपी मांग सकता है, वो ले सकता है। रिटर्न स्टेटमेंट, अब ये हो गया डॉक्यूमेंट उसने इंस्पेक्ट कर लिए, उसके बाद में रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न आफ्टर हैविंग इंस्पेक्शन, ने इंस्पेक्ट कर लिए डॉक्यूमेंट को, चार्ज ऑफिशियल सब सबमिट। तो चार्ज ऑफिशियल जो है उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो उसका अपना व्यू है, जो अपना उसके तरफ से जो मतलब उसको जो क्या बोलना चाहिए सफाई देना है, अगर वो देता है तो वो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में वो लिख के दे देगा कि जो आपने चार्ज लगाए हैं सही है, गलत है, मैंने ऐसा नहीं किया था, या जो भी उसको अपने तरफ से सफाई देनी है वो लिख के देगा। एंड शुड नॉट कंटेन एनी इरेवलेंट या डिसरेस्पेक्टफुल लैंग्वेज, और उसमें कोई ऐसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेगा जो कि रेलेवेंट हो या फिर डिसरेस्पेक्टफुल हो ना। तो उसका एक पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेगा और इस टाइप से वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट देगा। कंसिडरिंग ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट्स ऑफ डिफेंस का मतलब होता है कि जो चार्ज ऑफिशियल है उसकी तरफ से जो आया है वो एज ए डिफेंस होता है। तो उसको कंसिडरेशन आफ्टर कंसिडरिंग द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस द DA डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में इम्पोज पेनल्टी, उसके आधार पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो उस पर पेनल्टी इम्पोज कर सकता है ना। पेंशन और स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द PF पेएबल टू द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय को मिलने वाला है, एन इंक्वायरी शेल इनएवरेबली भी हेल्ड। अगर मान लो उसको पेंशन या स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ PF में किसी प्रकार की कुछ कटौती की जाती है, तो उस कंडीशन में उसको जो है इंक्वायरी जरूर इनएवरेबली मतलब अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। वाइल कम्युनिकेटिंग अदर ऑर्डर्स, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शुड इंडिकेट ब्रीफ रीजन ऑफ द कमिंग टू द फाइनल डिसीजन, अपने जो फाइनल डिसीजन है उसका ब्रीफ एम्प्लॉय को देता है। मॉडल टाइम शेड्यूल फॉर माइनर पेनल्टी, एक माइनर पेनल्टी के लिए मॉडल टाइम शेड्यूल क्या है, तो माइनर टाइम शेड्यूल दिया है कि आंसरिंग द चार्जशीट, एम्प्लॉय को चार्जशीट ऑफर ही सर्व की 10 डेज़ के टाइम में उसने रिटर्न स्टेटमेंट अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया। उसके बाद में इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट अगर उसने मांगा है तो अगर रिक्वेस्ट की है तो इसके लिए 15 डेज मिल जाएगा, मतलब 10 और 15। उसके बाद सबमिशन ऑफ रहता है, जब उसने डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट किए फिर 10 डेज़ का उसको टाइम मिला, फिर उसने अपना रिटर्न स्टेटमेंट दिया। और उसके बाद में इफ द इंस्पेक्शन इज आस्क्ड इन सेकेंड नंबर में अगर उसने इज़ नॉट एग्रीड, अगर मान लो जो DA है वो अगर इंस्पेक्शन से मना करता है तो उस कंडीशन में मस्ट बी गिवन विदिन 15 डेज इंटीमेशन गिवन टू द डिसअलाउइंग हिज रिस्पेक्ट, तो उस कंडीशन में उसको 10 ही दिनों के अंदर में अपना रिटर्न स्टेटमेंट देना होता है। तो मतलब यह है कि अगर इंस्पेक्शन की परमिशन मांगी है, मिल गई है, तो 15 डेज और मिल जाएगा, इसको 10 डेज में उसको इंटीमेशन करना पड़ेगा। प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज, अब इसमें रूल नंबर, जैसा रूल नंबर 11 में माइनर पेनल्टीज़ का था, उसी तरह इसमें रूल नंबर 9 में मेजर पेनल्टी का इम्पोज करने का प्रोसीजर दिया हुआ। नो ऑर्डर ऑर्डिनरीली एनी ऑफ द पेनल्टी इन क्लॉज
5 से लेकर 9 तक का जो रूल नंबर 6 में दिया है, शेल बी मेड एक्सेप्ट ऑर्डर एंड इंक्वायरी हेल्ड एज पर रूल नंबर 10, मतलब नो ऑर्डर इम्पोजिंग, कोई भी ऑर्डर इम्पोज नहीं किया जाएगा एनी ऑफ द पेनल्टी ऑफ कॉस्ट शेल बी मेड एक्सेप्ट आफ्टर द इंक्वायरी हेल्ड एज पर रूल नंबर 10 के अनुसार जो इंक्वायरी की जाएगी उससे पहले वो कोई भी ऑर्डर इम्पोज नहीं किया जाएगा। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में इट सेल्फ रिक्वायर इनटू एंड अपॉइंटिंग इंक्वायरी ऑफिसर, मतलब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो या तो खुद इंक्वायरी कर सकता है या फिर अपॉइंटमेंट दे सकता है इंक्वायरी ऑफिसर को, किसी दूसरे एम्प्लॉय को इंक्वायरी ऑफिसर बना के अपॉइंट कर सकता है। वेयर अ बोर्ड ऑफ इंक्वायरी इज अपॉइंटेड अंडर द रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 के अनुसार अगर उसमें मान लो कोई बोर्ड का मतलब इंक्वायरी बुक के लिए कोई बोर्ड बनाया एंड इट सेल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 2 मेंबर, उसमें 2 मेंबर से ज़्यादा मतलब कम नहीं रहेंगे, इन ईच ऑफ होम शेल बी हायर इन रैंक देन द चार्ज ऑफिसर, और जो दोनों रहेंगे वो दोनों भी चार्ज ऑफिसर है उससे एक ग्रेड ज़्यादा ही रहेंगे, हायर रैंक में ही रहेंगे। एंड नन टू होम शेल बी सबऑर्डिनेट टू द अदर मेंबर, और जो दोनों एम्प्लॉय दोनों जो ऑफिसर रहेंगे जो बोर्ड में वो एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं रहेंगे, मतलब दोनों इक्वल ग्रेड के रहेंगे। Where the board of inquiry consists of 2 or more 2 member, the senior member shall be presenting officer, तो उसमें जो सीनियर मेंबर रहेगा वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर रहेगा। एवरी डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ इंक्वायरी शैल बी पास्ड बाय माइनर मेजॉरिटी ऑफ वोट, उसको जो डिसीजन जो लिया जाएगा मेजॉरिटी ऑफ वोट के आधार पर किया जाएगा, और अगर इक्वल वोट ऑन द फाइंडिंग, अगर फाइंडिंग पे इक्वल वोट आता है द फाइंडिंग ऑफ ईच मेंबर शैल बी इनकॉर्पोरेट इन द रिपोर्ट, तो उसमें रिपोर्ट में उसको लिखा जाएगा। वेयर इट इज़ प्रपोज टू होल्ड एन इंक्वायरी अगेंस्ट रेलवे सर्वेंट, के अगर कोई इंक्वायरी प्रपोज होती है द डिसिप्लिन अथॉरिटी शेल ड्रॉ अप एंड केस टू बी ड्रॉन अप, प्रपोज टू होल्ड इंक्वायरी कर दी जाती है तो ड्रॉ अप कर दी जाएगी। इसका 6 का ये दिया है कि द सब्सटेंस ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट एंड बिहेवियर इनटू द डेफिनेट डिस्टिंक्ट आर्टिकल ऑफ द चार्जेस, जो मिसबिहेवियर इसमें जो मिसकंडक्ट किया है उसका आर्टिकल ऑफ चार्ज रहेगा। और स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट आर्टिकल ऑफ चार्जेस को एक स्टेटमेंट दिया जाएगा उसको कि क्या उसने मिसकंडक्ट या मिसबिहेव किया है। स्टेटमेंट ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्ट, जो मिसकंडक्ट करने में जो फैक्ट उनको मिले हैं वो जिसके आधार पर उसको चार्ज लगाया है तो उनके बारे में एक स्टेटमेंट रहेगा रेलेवेंट फैक्ट के बारे में मेड बाय रेलवे सर्वेंट। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो एक लिस्ट डॉक्यूमेंट RUD जिसके बारे में बात हो रही थी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे आर्टिकल के साथ, मतलब उसके जो एलिगेशन लगाए उसके साथ में। और DHL डिलीवर द कॉज ऑफ डिलीवर टू द रेलवे सर्वेंट अ कॉपी ऑफ आर्टिकल चार्ज, देखिए चार्जशीट के साथ साथ क्या मिलेगा, कॉपी ऑफ आर्टिकल चार्ज, जो चार्ज लगाएंगे उसकी कॉपी। द स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेड मिसकंडक्ट, जो मिसबिहेवियर मिसकंडक्ट किया उसका स्टेटमेंट रहेगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रहेगी। एंड विटनेस एंड सेल रिक्वायर द रेलवे सर्वेंट टू सबमिट अ रिटन स्टेटमेंट दिस डिफेंस विद इन 10 डेज, उसमें ये भी लिखा रहेगा कि 10 डेज में आपको इसका रिप्लाई या फिर एक्सप्लेनेशन देना है। और अगर मान लो उसके टाइम में छूट भी दे सकता है DA चाहे तो, फिर 10 दिन के बाद में भी उससे एक्सप्लेनेशन रिसीव कर सकते हैं। इफ़ द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट हैव नॉट बीन डिलीवर, अगर मान लो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी नहीं डिलीवर की गई है तो रेलवे सर्वेंट अलॉन्ग विथ डिज़ायर टू इंस्पेक्ट, और अगर उसकी एम्प्लॉय की इच्छा है इंस्पेक्ट करने की तो वो 10 डेज़ के भीतर लिख के देगा कि मुझे डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करना है, और देयर आफ्टर द सेल डिज़ायर टू हैड 100%, तो उसमें 10 दिन के भीतर वो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने की उनसे परमिशन ले सकता है। परमिशन मना करते हैं तो उसके लिए सब 6 इशू किया जाता है परमिशन करने। फिर SF3 तो उसके मतलब SF3 या SF6 दोनों से कोई तो भी उसको चार मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म दिया जाता है। SF6 ही है उसका, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो SF6 ही है।
If the railway servant supply the writing of supply of copies of statement of witness mentioned in the list, DA shall furnish him a copy each statement की copy देगा, और in any case not later than 3 days before commencement of examination witness behalf of the disciplinary authority. चार्जशीट दे दी जाए, चार्जशीट के साथ साथ उसको अगर इंस्पेक्ट करने के लिए उसको उसने टाइम मांगा है तो इंस्पेक्ट करने के बाद में उसको 3 दिन का कम से कम एग्जामिनेशन करने के बाद उसको टाइम दिया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. ऑन रिसिप्ट ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट द DA shall consider the same and decide whether the inquiry should be proceeding. ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट, उसका रिसिप्ट स्टेटमेंट देखने के बाद DA shall consider, DA मानेगा, उनको कंसिडर करेगा एंड डिसाइड की फर्दर इंक्वायरी किस तरह करनी है. इट में भी इटसेल्फ या तो वो खुद मतलब इंक्वायरी ऑफिसर बन के कर सकता है, या फिर अपॉइंट बोर्ड भी बैठा सकता है अपना, मतलब 2 से ज़्यादा मेंबर का, या किसी और को इंक्वायरी ऑफिसर भी रिपीट कर सकता है. वेयर ऑल द आर्टिकल्स ऑफ चार्ज हैव बीन एडमिटेड इन हिज डिफेंस द DA shall रिकॉर्ड इट्स फाइंडिंग ऑन ईच चार्ज. जितने भी चार्ज लगे गए हैं उनके बारे में, सबके बारे में अपना फाइंडिंग देगा, और एविडेंस शीट में और जो एविडेंस उसके साथ लगे वो भी देगा. एंड मैनर लेट डाउन इन रूल नंबर 10, और इस हिसाब से रूल नंबर 10 में दिया हुआ है, उसके हिसाब से वो फर्दर प्रोसीडिंग करेगा. इफ़ द DA, टी नंबर देख लेते हैं इसका. इफ़ द DA आफ्टर कंसिडरिंग अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, कंसिडर करते हुए दैट द इम्पोजिंग ऑफ मेजर पेनल्टी इज़ नॉट नेसेसरी, अगर उसको लगता है कि जो चार्ज की है, जो उसका एक्सप्लेनेशन है, उसके हिसाब से उसको मेजर पेनल्टी नहीं लगती है, कोई ज़रूरत नहीं थी मतलब देने की, तो इट में ड्रॉप द प्रोसीडिंग, वो प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर सकता है. एंड विदाउट प्रेजुडिस टू इट्स राइट टू इम्पोज एनी ऑफ द माइनर पेनल्टी नॉट अट्रैक्टिंग द प्रोविजन ऑफ सब रूल नंबर 2 का 11, इट में एन ऑर्डर इम्पोजिंग सच पेनल्टी. तो उसको मतलब माइनर पेनल्टी के नॉट अट्रैक्टिंग द प्रोविज़न, माइनर पेनल्टी उसको दे सकता है. इट में टेक इन ऑर्डर इम्पोजिंग सच पेनल्टी, ऐसी पेनल्टी रूल नंबर 2 के 11 के अनुसार दे सकता है. इफ नो रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस इन सबमिटेड, अगर मान लो डिफेंस में कोई रिटर्न स्टेटमेंट मतलब अपना एक्सप्लेनेशन सबमिट नहीं किया गया, मेट इंक्वायरी इन द आर्टिकल ऑफ चार्ज एंड अपॉइंट द इंक्वायरी ऑफिसर अथॉरिटी एंड इन्फॉर्म द रेलवे सर्वेंट ऑफ सच अपॉइंटमेंट. तो वो अपने तरफ से एक इंक्वायरी ऑफिसर को, अथॉरिटी को रिपीट करके और उसकी इन्फॉर्मेशन रेलवे सर्वेंट को दे देगा 10 दिनों के बाद. वेयर द DA itself inquire and appoint a board of inquiry authority for holding an inquiry into such charge, it may be order writing appointment on railway, any other railway government known as president officer present its behalf the case of proposed article of charge. मतलब ये है कि DA itself अगर खुद इंक्वायरी करता, अपॉइंट बोर्ड बनाता या इंक्वायरी अथॉरिटी करता है, तो इन इंक्वायरी इंटू सच ऐसे चार्ज के लिए इट में टेक एन ऑर्डर इन राइटिंग, तो वो राइटिंग में दिया देगा कि किसको अपॉइंटमेंट किया है एज ए अपॉइंटिंग मतलब इंक्वायरी ऑफिसर या बोर्ड ऑन बिहाफ ऑफ केस, अपने खुद के बिहाफ में सपोर्ट करने के लिए किसको उसने इंक्वायरी ऑफिसर बनाया. द DA shall where it is not inquiring authority, DA जो है इंक्वायरी अथॉरिटी नहीं है, जहाँ पर फॉरवर्ड द इंक्वायरी अथॉरिटी को क्या क्या चीज़ वो फॉरवर्ड करेगा, और कॉपी ऑफ आर्टिकल जो चार्ज लगे हैं उसके ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ इम्पिटिंग द मिसकंडक्ट, जो उसने स्टेटमेंट भेजा है मिसकंडक्ट के लिए, वो ये सारी चीज़ें इंक्वायरी ऑफिसर को देगा. अ कॉपी ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देगा. अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, जो विटनेस ने दिया है कॉपी स्टेटमेंट दिए थे उनके और कॉपी देगा. एविडेंसेस प्रूविंग द डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स. अ कॉपी ऑफ ऑर्डर अपॉइंटिंग द प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अगर अपॉइंटमेंट किया है उसने तो उसकी कॉपी दे देगा उसको. अ कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेस की भी कॉपी देगा फर्निश्ड बाय रेलवे सर्वेंट, अगर मान लो रेलवे सर्वेंट ने कुछ विटनेस का अगर नाम दिया है तो. द रेलवे सर्वेंट शैल अपीयर इन पर्सन, मतलब खुद आएगा बिफोर इंक्वायरी अथॉरिटी के सामने आएगा खुद. इन सच डेज जिन उसको बताया गया विद इन 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव द इंक्वायरी अथॉरिटी ऑफ ऑर्डर अपॉइंटिंग हिम सच एज IA मे बी
बाय नोटिस इन राइटिंग बिहाफ ऑफ सच फुल टाइम एक्सीडिंग 10 डेज के भीतर उसको इंक्वायरी अथॉरिटी जो फाइंड किया है उसका उसके बारे में और उसके सामने उसको मतलब आना पड़ेगा पर्सन को जो चार्ज ऑफिशियल है उसको विद इन 10 डेज के भीतर। और उसके बारे में जो नोटिस राइटिंग में उसको ये दिया जाएगा कि कौन उसका इंक्वायरी अथॉरिटी है। इफ रेलवे एम्प्लॉय डज नॉट अपीयर बिफोर द आई ए, अगर आई ए के सामने रेलवे एम्प्लॉय डिलिंक्वेंट एम्प्लॉय जो आता नहीं है टू द स्पेसिफाइड टाइम और रिफ्यूज टू omit द पुलिस, द इंक्वायरी ऑफिसर will inquire the presenting officer to produce evidence and shall adjourn the case to a later date not exceeding 30 days। अगर वो पहली बार 10 दिन में नहीं आया तो उस कंडीशन में जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर एविडेंस वगैरह देखेगा और उसके बाद में वो उसको अगले 30 दिनों के लिए उसको मतलब 30 दिनों के भीतर में अगली जो इंक्वायरी डिसाइड करेगा, उसको एडजॉर्न कर देगा, मतलब अगली डेट से देगा उसको। रेलवे सर्व एम्प्लॉय में प्रेजेंट हिज केस विद द, अपना केस को प्रेजेंट करने के लिए वो असिस्टेंट ऑफ एनी अदर रेलवे एम्प्लॉय, दूसरे अदर रेलवे सर्वेंट को ARE के तौर पर नियुक्त कर सकता है। आफ्टर नॉमिनेशन द असिस्टेंट, ARE का नाम देने के बाद में डेट ऑफ इंक्वायरी शैल बी फिक्स, उसके बाद में इंक्वायरी डेट फिक्स की जाएगी विदिन 1 मंथ। इंक्वायरी अथॉरिटी में रिफ्यूज, इंक्वायरी अथॉरिटी जो है वो रिफ्यूज़ कर सकती है इन सब डॉक्यूमेंट ओपिनियन डेट। अगर मान लो उसने इंक्वायरी के लिए बोला है, सॉरी इंस्पेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट के लिए बोला है, तो वो इंक्वायरी ऑफिसर चाहे तो उसको मना कर सकता है। नॉट रिलेवेंट टू द केस, अगर उसका केस से कोई रिलेवेंट नहीं है तो। इफ इट इज़ अगेन द पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर जो डॉक्यूमेंट वो देखना चाहता है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो उस कंडीशन में उसको रिफ्यूज किया जा सकता है। ऑन द डेट ऑफ इंक्वायरी द विटनेस शैल बी एग्जामिन, विटनेस का एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद में उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ रेलवे सर्वेंट। प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अगर लगता है कि जो विटनेस आए हैं उसको री एग्जामिन करना है तो उसको री एग्जामिन किया जाएगा, और उसके बाद में फिर ARE को अगर लगता है तो वो भी उसको री एग्जामिन कर सकता है। इस प्रकार एग्जामिन और री एग्जामिन करने के बाद में जो है सभी अपने अपने सेटिस्फैक्शन के लायक क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे विटनेस से, उसके बाद में आगे प्रोसीडिंग होगी। बिफोर द क्लोज द केस इंक्वायरी अथॉरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ DA ऑन बिहाफ ऑफ रेलवे सर्वेंट रिकॉल द एविडेंस और विटनेस एंड एग्जामिन। फिर से अगर उसको बाद में लगता है कि कुछ और पूछना है तो उसको रिकॉल कर सकता है एडवांसेस एविडेंस को और जो विटनेस है उनको, और उसके बाद में नॉट इंक्लूडेड लिस्ट, अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर को प्रोड्यूस करता है ऐसे एविडेंस जो कि उस लिस्ट में नहीं है तो उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, उनको भी अलाउ किया जाएगा। वेयर द प्रोसिक्यूशन केस इज क्लोज्ड, अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, प्रोसिक्यूशन केस को अगर क्लोज किया जाता है तो कॉपी ऑफ स्टेटमेंट डिफेंस शैल बी गिवन टू प्रेजेंटिंग ऑफिसर ड्यूली साइन बाय द रेलवे सर्वेंट एंड आल्सो टू IA। क्लोज करने से पहले स्टेटमेंट की कॉपी डिफेंस के द्वारा जो दी गई थी उसको प्रेजेंटिंग ऑफिसर साइन करेगा एंड रेलवे सर्वेंट एंड इंक्वायरी अथॉरिटी भी करेगा। द एविडेंस ऑन बिहाफ ऑफ रेलवे सर्वेंट शैल देन बी प्रोड्यूस, उनको जो एविडेंस है उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। द रेलवे सर्वेंट में एग्जामिन हिमसेल्फ इट तो प्रीफर द विटनेस प्रोड्यूस्ड बाय द रेलवे सर्वेंट शैल बी एग्जामिन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ हिम और शैल बी क्रॉस एग्जामिन बाय द और ऑन बिहाफ ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर किसी मान लो जो भी एविडेंस या विटनेस आए हैं उनको क्रॉस एग्जामिन करना है तो ARE को ऑन बिहाफ ऑफ ARE मतलब एम्प्लॉई के बिहाफ में ARE कर लेगा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रेजेंटिंग ऑफिसर उसका क्रॉस एग्जामिन करेगा। द इंक्वायरी ऑफिसर में आफ्टर द रेलवे सर्वेंट क्लोजेस दिस केस शैल बी सर्वेंट नॉट एग्जामिन बाय जनरली क्वेश्चन हिम सर्कमस्टेंसेस अपेयरिंग इन द evidence. After the completion of production evidence, inquiry officer may hear the presenting officer, तो inquiry officer वो presenting officer को मतलब उसकी सुनेगा एंड रेलवे एम्प्लॉई की और परमिट देम टू रिटर्न ब्रीफ ऑफ देयर रेस्पेक्टिव, जो केस है उसका ब्रीफ या शॉर्ट जो है प्रेजेंटिंग ऑफिसर और रेलवे एम्प्लॉई की तरफ से इंक्वायरी ऑफिसर प्रोड्यूस करेगा। इफ़ द रेलवे एम्प्लॉय डज नॉट सबमिट द रिटर्न, अगर मान लो रेलवे एम्प्लॉय ने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया
and does not appear in the person before I, अगर खुद प्रेजेंट नहीं होता है, अदरवाइज फेल या रिफ्यूज़ करता है किसी प्रकार से इंक्वायरी को, तो आइए चाहे तो मैं होल्ड द इंक्वायरी एक्स पार्टी, तो आइए जो है उस इंक्वायरी को एक्स पार्टी डिसीजन दे सकता है, मतलब एक तरफा डिसीजन दे सकता है। Whenever any inquiry authority having heard and recorded the whole or any part of the evidence of the inquiry cases to exercise jurisdiction in the inquiry authority to receive evidence in the party recorded by itself, खुद ही उसको रिकॉर्ड करेगा। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी, सारी इंक्वायरी हो जाने के कारण रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर बनाई जाएगी एंड इट शैल कंटेन, इसमें क्या रहेगा, आर्टिकल ऑफ चार्ज एंड स्टेटमेंट ऑफ मिसकंडक्ट एंड मिसबिहेवियर, डिफेंस ऑफ द विटनेस, रेलवे एम्प्लॉय के जो विटनेस डिफेंस रहेगा, असेसमेंट ऑफ द एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल, सभी आर्टिकल के बारे में उनका एविडेंस का मूल्यांकन किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा। द फाइंडिंग ऑफ ईच आर्टिकल, सभी जो चार्ज और रीज़न जो दिए गए उनके बारे में फाइंडिंग्स का लिखा जाएगा। इंक्वायरी अथॉरिटी वेयर इट इज़ नॉट इटसेल्फ द डी, अगर इंक्वायरी आपकी खुद डी नहीं है तो शेल फॉरवर्ड द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी इंक्लूडिंग, जो इंक्वायरी की रिपोर्ट है उसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को वो फॉरवर्ड कर देगा अगर वो खुद इंक्वायरी ऑफिसर नहीं है तो। इंक्वायरिंग रिपोर्ट, रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रिटर्न ब्रीफ इफ एनी अगर कोई है तो वो, और द ऑर्डर ऑफ एनी मेड बाय द डीए इन रिकॉर्ड टू इंक्वायरी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चार्जशीट मेजर चार्जशीट की प्रोसीजर हो गई। इस प्रकार से अपन ने देख लिया कि मेजर और माइनर दोनों की क्या प्रोसीजर है, किस हिसाब से उसकी प्रोसीडिंग चलती है। तो ये था वीडियो दोस्तों मेरा पहला पार्ट। इसी का मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा और दूसरे पार्ट में मैं जिन चैप्टर्स को उसमें इंक्लूड करने वाला हूँ, इम्पैक्ट ऑफ पेनल्टी ऑन प्रमोशन और सीनियरिटी और प्रमोशन जब होता है तो उसमें पेनल्टी का क्या इम्पैक्ट होता है, आप उसकी कहाँ अपील कर सकते हो, किस चीज़ की अपील कर सकते हो, किसकी नहीं कर सकते हो, इस प्रकार कौन अपील अथॉरिटी कौन होता है, रिवीजन और रिव्यू किस तरह किया जाता है। तो इन सारे चैप्टर्स पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन हर एक चैप्टर को अगर आप एलेबोरेट करेंगे तो काफ़ी समय लग ही जाता है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग किसी तरह से जो लोग एम्प्लॉई हैं उनको खासकर जो बेसिक रूल्स हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी नहीं होती है तो उनको कभी ना कभी कोई किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इन सब रूल्स की जानकारी हमेशा हर एम्प्लॉई को रखना चाहिए। और इस तरह से इस वीडियो बनाने के साथ साथ आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं या आप किसी के साथ में ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो उन लोगों को ये सारी प्रोसीजर समझने में हेल्प रहेगी। यही बनाने का मेरा मकसद है, बाकी और कोई मकसद नहीं। हाँ, इसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट वगैरह होते हैं तो वो सर्कुलर वगैरह पढ़ते रहिए। सिर्फ मेरे जो कह देने या मेरे लिखे रहने पर विश्वास मत करिए। लेटेस्ट अमेंडमेंट पे विश्वास मतलब पढ़ते रहिए उनको, और उनको उसके हिसाब से अपना डिफेंस करना खुद सीखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं दोस्तों आपसे इजाज़त चाहूँगा और इसी तरह जुड़े रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए और साथ ही साथ कुछ कमेंट वगैरह करते रहिए ताकि मुझे भी एक इंटरेस्ट बना रहे मेरा भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।